आज तक गुजरात में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पंचमहल बनासकांठा के बाद अब पाटन में भी खनन माफिया का जासूसी कांड सामने आ चुका है। सरकारी गाड़ियों में प्राइवेट जीपीएस लगाकर किस तरह से खनन माफिया के लोग पुलिस और सरकारी मुलाजिमों की ही जासूसी कर रहे थे, इसकी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। गुजरात के पंचमहल, बनासकांठा और पाटन में अवैध खनन का काम दिन दहाड़े चलता है। सरकार को हर साल करोड़ों के राजस्व का खनन माफिया चूना लगा देते हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि खनन माफिया सरकारी तंत्र पर भारी पड़ रहे हैं। अधिकारियों को जब इनकी कारगुजारियों की भनक लगती है, ये अपना काम पूरा कर रफू चक्कर हो जाते हैं। पंचमहल, बनासकांठा और पाटन में ऐसा ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इन 3 जिलों में सक्रिय माफिया उल्टी गंगा बहा रहे हैं। अधिकारी क्या खनन माफियाओं पर नजर रखेंगे? माफियाओं का जीपीएस ही सरकारी अधिकारियों के मूवमेंट को यहां ट्रैक करता रहता है। पंचमहल जिले में अवैध गतिविधियों में शामिल खनिज माफियाओं, भूमाफियाओं और सरकारी अनाज माफियाओं ने सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया है। माफिया सरकारी अधिकारी पर नजर रखने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीपीएस, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सरकारी अधिकारियों के मूवमेंट और उनके बारे में जानकारी साझा करने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा तब हुआ जब गोधरा प्रांतीय अधिकारी ने कलोल तालुका के पास एक शख्स को पकड़ा। ये शख्स व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज डालकर लोकेशन समेत कई अहम जानकारी आपस में शेयर कर रहा था। पंचमहाल पुलिस ने भी जानकारी મળેલી હતી કે અમુક વોટ્સએપ ગ્રુપ એવા ઊભા થયેલા છે જેમાં સરકારી અધિકારીઓ, ખાસ તો રેવન્યુ અધિકારી હોય અથવા તો ખાણ ખનિજ વિભાગના અધિકારીઓ હોય, વન વિભાગના અધિકારીઓ હોય, તે લોકોની મૂવમેન્ટ ઉપર વોચ રાખવામાં આવે છે અને તેની માહિતી ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવે છે। આ માહિતીના આધારે પંચમહાલ એલસીબી પોલીસે કાલે ત્રણેક ઈસમોની 5 મોબાઈલ સાથે અટકાયત કરેલી છે। આ જે વોટ્સએપ ગ્રુપ છે એની બધી વિગતો આપણે તપાસી છે અને ચકાસી છે। એવા 6 કે 7 જેટલા ગ્રુપો છે, એના કોણ મેમ્બર્સ છે, એના મોબાઈલ નંબર્સ, કોણ એડમિન્સ છે, કોણ સંચાલકો છે, કોણ એમાં માહિતી આ રીતે શેર કરતા હતા, બધી જ વિગતો આપણે પાસે છે। હાલ કોઈ સરકારી કર્મચારી ગ્રુપનો મેમ્બર હોય એવી કઈ વિગતો નથી। ગ્રુપમાં મારી ગાડીનું હતું કે ગાડી જે છે એ કાલોલ બાજુ જઈ રહી છે, એ મેં સાંભળ્યું। એના સિવાયની બાકીની ગાડીઓની માહિતી મેં 2-3 ઓડિયો સાંભળ્યા હતા અંદર। पुलिस ने અત્યારે અટકાયતી પગલાં જે છે એ લેશે એ લોકો, અને એની સાથે સાથે મેં મામલતદાર સાહેબને પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપ્યા છે કે પ્રોપરલી અટકાયતી પગલાં લેવા, અને ખાણ ખનિજ વિભાગ સાથે પણ વાત થઈ ગઈ છે કે આગળ એના વિરુદ્ધ એફઆઈઆર દાખલ થાય। बनासकांठा में तो खनन माफियाओं के गुर्गे 2 कदम ही आगे निकल गए। खनन विभाग की गाड़ियों की जासूसी के लिए भूमाफियाओं ने उनकी पेट्रोलिंग गाड़ी में ही जीपीएस लगा दिया। यही वजह थी कि बनास नदी से कीमती खनिज चुराने वाले माफियाओं के कारिंदे हर बार पुलिस और खनन अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही चंपत हो जाया करते थे। हालांकि इस करतूत में खनन माफियाओं के साथ सरकारी मुलाजिमों की मिलीभगत की आशंका है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં જે ભૂસ્તરશાસ્ત્રીની જે બનાસકાંઠા કચેરી જે આવેલી છે ત્યાં ગત તારીખ 12/12/2023ના રોજ જે તેમની જે ગાડી હતી GJ08GA 1011, આ ગાડીમાં જે એમના ડ્રાઈવર હતા એ સાફ સફાઈ કરી રહ્યા હતા। તે દરમિયાન તે ગાડીનો લોચુંબક લગાવેલ જીપીએસ ટ્રેકર તેઓને મળી આવેલ હતું, જે બાબતે તેમણે પોતાની કચેરીના ઉપરી અધિકારીઓને જાણ કરી હતી। दिलचस्प बात तो यह है कि खनन माफियाओं ने इस तरकीब को खनन विभाग से हासिल किया। खनन विभाग ने खनिज ढोने वाली गाड़ियों पर जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया था, जिससे विभाग की गाड़ियों की मूवमेंट की सूचना मिलती रहती थी। विभाग के इस कदम से अवैध खनन का व्यापार प्रभावित हो रहा था, इसलिए खनन माफियाओं ने खनन विभाग की पेट्रोलिंग गाड़ी पर जीपीएस लगाकर ही इसका कांट ढूंढ लिया। पंचमहल, बनासकांठा के बाद पाटन में जासूसी कांड सामने आया। यहाँ भी सरकारी गाड़ी में प्राइवेट जीपीएस लगाकर जासूसी का खुलासा हुआ है। जब सरकारी गाड़ी मरम्मत के लिए गैराज गई थी, तभी उसमें जीपीएस डिवाइस लगा हुआ मिला था। यानी गुजरात में खनन माफिया, खनन विभाग और पुलिस पर तू डाल डाल में पात की तर्ज पर भारी पड़ रहे हैं। ऐसे हालातों में करोड़ों की चोरी को रोकने की बात बेमानी है। बनासकांठा से धनेश परमार, पटना से विपिन प्रजापति।
और पंचमहल से जयेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। शराबबंदी वाले गुजरात में नए साल के जश्न की तैयारियां तो शराब की मांग भी बढ़ चुकी है यहाँ पर इसी वजह से। और गुजरात में शराब लाने के लिए शराब तस्कर तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। हालांकि पुलिस भी मुस्तैद है, जमकर धरपकड़ की जा रही है। गुजरात में न्यू ईयर के मद्देनजर अवैध शराब की तस्करी बढ़ गई है। जगह जगह अवैध शराब की खेप पकड़ी जा रही है। बनासकांठा में पांथावाड़ा पुलिस ने विदेशी शराब के कंटेनर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बनासकांठा पुलिस ने 29 लाख से ज्यादा का माल जब्त किया है। वहीं राजधानी गांधीनगर में विदेशी शराब की 300 बोतलें जब्त की गई है। उधर महिसागर में शराब से भरी एक गाड़ी पकड़ी गई है। हैरानी की बात तो ये है कि इस गाड़ी में शराब की 100 से ज्यादा बोतलें अलग अलग जगहों पर छुपा कर रखी गई थी, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। बलसाड़ पुलिस ने 9,24,77,580 रुपए की शराब को नष्ट किया। ये शराब बलसाड़ के 15 अलग अलग पुलिस स्टेशनों से पकड़ी गई थी। स्वस्थाई सेवा संकल्प के तहत आज वलसाड़ जिला पुलिस के कुल 13 पुलिस स्टेशन, साथ ही साथ वापी रेलवे पुलिस स्टेशन और वलसाड़ रेलवे पुलिस स्टेशन जो 2 पुलिस स्टेशन, उसको कुल मिला के 15 पुलिस स्टेशन का 8,800 से भी ज़्यादा जो प्रोहिबिशन के केसेस थे उसका 7,80,000 से ज़्यादा बोतल्स का इंग्लिश दारू का मुद्दामाल का आज डिस्ट्रक्शन किया गया है। भिलाड़ विस्तार में प्रॉपरली एसडीएम्स और जो नशाबंदी अधिकारी उनकी प्रेजेंस में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में इस पूरे मुद्दा माल को, जिसकी कीमत 9,25,00,000 से ज़्यादा है, उसका नाश और डिस्ट्रक्शन किया गया है। और स्वच्छता सेवा संकल्प के तहत ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं राजकोट और भरूच में भी शराब को नष्ट करने की कार्रवाई तेजी से जारी है। राजकोट में 12 अलग अलग जगहों से पकड़ी गई शराब की 88,000 बोतलों पर बुलडोजर चला। इस शराब की कीमत 2,68,00,000 रुपए थी। वहीं भरूच में अंकलेश्वर पुलिस ने 1,08,00,000 रुपए की शराब पर बुलडोजर चला दिया। આજરોજ પૂરા રાજકોટ શહેર પોલીસના 12 પોલીસ સ્ટેશન તેમજ ડીસીબી ક્રાઇમ પોલીસ સ્ટેશનમાં વિદેશી દારૂના જે કેસો કરેલા તેનો મુદ્દામાલ છે તેનો નાશ કરવાનો કાર્યક્રમ અહીંયા રાખવામાં આવેલો અને તે મુજબ નાશ કરવાની કાર્યવાહી કરેલ છે। 615 કેસોનો 88,000 બોટલો અને 2,68,38,38,000નો મુદ્દામાલનો નાશ કરેલ છે। वहीं महिसागर में लूनावड़ा पुलिस ने 2 महिलाओं को शराब की खेप के साथ पकड़ा। दोनों महिलाओं की पहचान दाहोद की वाशिला मावी और गंगा मावी के रूप में हुई है। साबरकांठा में तो बड़ी चालाकी से टैंकर के अंदर शराब की तस्करी की जा रही थी ताकि किसी को शक न हो, लेकिन विजिलेंस की टीम की नजरों से शराब तस्कर नहीं बच पाए। विजिलेंस की टीम ने 70 लाख रुपए की शराब जब्त की, जिसे चोरी से गुजरात लाया जा रहा था। विजिलेंस की टीम ने शराब तस्करी में जुड़े 5 आरोपियों को दबोचा है। मकसद साफ है, गुजरात पुलिस और सरकारी एजेंसियां न्यू ईयर को नशे की भेंट चढ़ने नहीं देना चाहती। बलसाड़ से कौशिक जोशी, बनासकांठा से धनेश परमार, महिसागर से वीरेंद्र जोशी, राजकोट से नीलेश शशांकिया, भरूच से गौतम डोडिया, साबरकांठा से हसमुख पटेल और गांधीनगर से दुर्गेश मेहता के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में वीजा कंसल्टेंसी के नाम पर डुप्लीकेट मार्कशीट्स और डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोगों को विदेश भेजने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। गुजरात की सीआईडी क्राइम के हाथ एक नहीं बल्कि 3 यूनिवर्सिटीज की नकली डिग्री और डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। पुलिस ने अहमदाबाद और गांधीनगर से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। सीआईडी क्राइम के एडीजीपी डॉक्टर पांडियन सर हमारे साथ उपस्थित हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पिछले शुक्रवार रात से नकली डॉक्यूमेंट के आधार पे जिन लोगों को विदेश भेजा जा रहा था उनकी जांच शुरू हुई है, कुछ कंसल्टेंसीज पे रेड की गई, अभी तक क्या सामने आ रहा है? लास्ट थर्सडे से ये शुरू किए थे रेड। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन रेड लगातार चालू थे। उसके आधार पर काफ़ी जगह से ऑलमोस्ट 17 प्लेसेस से डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ये सब सर्च के दौरान सीज़ किए थे। उसके आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी भी चालू है और साथ साथ जो हार्ड डिस्क सीज़ किए थे उसका क्लोनिंग करके उस के ऊपर भी ऑब्जर्वेशन एग्जामिनेशन चल रहा है। अभी फ़िलहाल हम लोग 3 केसेस रजिस्टर किए, इसमें एक अहमदाबाद, 2 गांधीनगर का। तीनों केसेस में प्रीमा फेसी फेक डॉक्यूमेंट्स एस्टेब्लिश हो गए और उसमें भी कंसर्न जो फेक डॉक्यूमेंट जिसका यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशन का नेम है उसके तरफ से भी वेरिफिकेशन अभी कर रहे हैं। वंस वी गेट रिटर्न रिपोर्ट देन दैट विल बी केप्ट इन द इन्वेस्टिगेशन। बट फिलहाल प्रीमा फेसी तो कंफर्म हो गया फेक डॉक्यूमेंट्स है।
फेक डॉक्यूमेंट है, क्या वो गुजरात की ही अलग अलग यूनिवर्सिटी के हैं कि राज्य की बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के भी हाथ लगे हुए हैं? अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स फेक एस्टेब्लिश हुआ उसमें तो 10th 12th मार्कशीट्स हैं, MS यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये सब का फेक डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में आए हुए हैं। उसके अलावा कुछ नोटरी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने के लिए जो अलग अलग कंपनीज, उसका भी फेक डॉक्यूमेंट्स भी मिले, फेक सील स्टैम्प्स भी मिले। ब्रांड गुजरात को अलग पहचान देने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने तैयारियों की समीक्षा के लिए एक बैठक की है। 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में होने वाली इस कार्यक्रम में 72 देशों के प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की तैयारियों को गुजरात सरकार अंतिम रूप देने में जुटी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में तैयारियों के मद्देनजर एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में गुजरात के वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग और कई राज्य मंत्रियों ने शिरकत की। इस साल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए ये मौका भी खास है। 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में चलने वाले इस समिट का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया के कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और देश विदेश की बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों की शिरकत करने की भी संभावना है। वाइब्रेंट समिट 2024 के लिए अब तक 72 देशों सहित 72,500 से ज्यादा व्यक्तियों, व्यापार, उद्योग संगठनों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इस समिट को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी राज्य के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 11 देशों का दौरा कर चुके हैं। करीब 200 1-to-1 बैठकें कर चुके हैं। देश के 10 शहरों में रोड शो और 106 बैठकें भी आयोजित की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में किए गए नए प्रयोग के तहत प्रत्येक जिले में वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत कुल 45,000 करोड़ के संभावित निवेश के MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। अनुमान है कि इनमें करीब 2 लाख संभावित नौकरियां पैदा होंगी, जिससे राज्य के युवाओं का भला होगा। अहमदाबाद से प्रदेश जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अरावली जिले को करोड़ों की सौगात दी है और सीएम ने मोडासा के इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान से 265 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर कई मंत्री, सांसद और विधायकों ने सीएम का स्वागत किया। वहीं गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने खेड़ा जिले के दौरे पर पहुंचकर लोगों से बात की। यहां गृह राज्य मंत्री ने राज्य रिजर्व पुलिस बल की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसमें 280 मकानों का शुभारंभ भी शामिल है। इसी के साथ हर्ष सांघवी ने आणंद शहर के नए बस स्टैंड का भी औचक निरीक्षण किया और यहां होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। पनौती और जेब कतरा जैसे शब्दों को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की गुहार दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले में कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया है। चुनावी सभा के दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पनौती और जेब कतरा जैसे शब्दों का आपत्तिजनक इस्तेमाल किया गया और राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के बयान अभद्र हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई के लिए उन लोगों को शिकायत दर्ज करानी होगी जिसके खिलाफ ऐसे बयान दिए गए हैं। वकील भरत नागर ने अपनी याचिका में मांग ये की थी कि चुनावी सभाओं के दौरान इस तरह के झूठे विषैले बयानों पर रोक लगाने के लिए कोर्ट अपनी ओर से भी दिशा निर्देश तय कर दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर कहा है कि ऐसे बयानों पर मतदान के जरिए जनता जवाब देती ही है। फिर इस तरह से बयानों को रोकने के लिए कोई कानून तो है नहीं। अगर कानून बनाना है तो ये काम भी संसद का है। कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। गुजरात में कांग्रेस पार्टी में फिलहाल उथल पुथल मची हुई है। पार्टी में असंतुष्ट नेताओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। खंबात के विधायक चिराग पटेल के इस्तीफे के बाद अब एक और विधायक के पार्टी छोड़ने की चर्चाएं हैं। इस बार पाटन के विधायक किरीट पटेल ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। किरीट पटेल का कहना यह है कि पिछले चुनावों में जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई बार पार्टी आलाकमान को बताने के बावजूद भी किरीट पटेल की शिकायत बरकरार है। किरीट पटेल भी इस्तीफा सौंपने के मूड में हैं। आपको ये भी बता दें कि चिराग पटेल ने इस्तीफा सौंपते ही कहा था कि कांग्रेस के अभी कई और नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि चिराग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। आइए सुनते हैं चिराग के बाद किरीट ने कहा क्या है। राम भक्ति को दर्शाने के अलग अलग तरीके नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसे ही भक्त
वडोदरा में देखने को मिल रही है भक्ति और यहाँ पर लोगों ने एक ऐसी अगरबत्ती बनाई है जो 108 फीट लंबी है। इसको बनाने में 6 महीने से ज़्यादा का समय लग गया है। कहा यह जा रहा है कि इस अगरबत्ती को जब रामनगरी अयोध्या में जलाया जाएगा तो लगातार 1.5 महीने तक ये जलती रहेगी। जैसे जैसे 22 जनवरी 2024 की तारीख नजदीक आ रही है, श्री राम भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। भक्त अपने अपने तरीके से अनोखी सौगातों के जरिए रामलला की स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में भी प्रभु श्री राम के लिए कुछ खास तैयारी हो रही है। यहाँ पर 108 फीट लंबी अगरबत्ती बनाने का काम चल रहा है। ये जो अगरबत्ती है 5 तत्वों में से बनाई हुई है। 108 फुट इसकी लंबाई है, 3.5 फुट चौड़ाई है। ये अगरबत्ती मानो या तो 108 कुंडी यज्ञ मानो है, बराबर है। क्योंकि जितने यज्ञ के अंदर जो सामग्री यूज की जाती है वो सारी सामग्री इसमें यूज किया है। ये अगरबत्ती भव्य शोभा यात्रा के साथ अयोध्या ले जाएंगे, वहाँ प्रभु श्री राम को अर्पित करके उसको प्रज्वलित करेंगे। इस अगरबत्ती को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। इसका वजन 3500 किलो है और ये एक बार प्रज्वलित होने के बाद 1.5 महीने तक जलती रहेगी। अगर लागत की बात करें तो ये 5 लाख रुपए के करीब आई है। इस अगरबत्ती को अयोध्या तक पहुंचाने के लिए भी खास तैयारियां जारी हैं। यही नहीं, इस भव्य अगरबत्ती के साथ शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी जो अयोध्या तक जाएगी। इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।